हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स। पहला टॉपिक है अबाउट इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसका पेपर होगा जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाजे से भी और इकोनॉमी के लिहाजे से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाइलेटरल जब अग्रीमेंट्स हम पढ़ते हैं आईआर के अंदर, तो वहाँ पे ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एनएसपी 2025, खेलो भारत नीति उसको हिंदी में आप बोल सकते हो। एंड ओवरव्यू ऑफ द स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स को किस तरह से गवर्न करना है, किस तरह से चलाना है, उसके ऊपर बिल आने वाला है। तो जीएस पेपर 2 जिसमें गवर्नेंस आता है, जीएस पेपर 4 जिसमें एथिक्स आता है, ये दोनों के लिहाजे से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के लिहाजे से हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट दिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके ऊपर हम मॉडल आंसर देखेंगे और उसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको उस पे आंसर्स तैयार करना है, मॉडल आंसर्स कल मिलेंगे उस पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक फर्स्ट। बट स्टार्ट करने से पहले जो भी नए कीवर्ड्स, व्हाट एवर न्यू कीवर्ड्स यू आर लर्निंग, कोई भी नया कीवर्ड जो आप लर्न कर रहे हो, कोई भी आपके वोकेबलरी में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इस ऐसे करने से क्या होता है, आपका रिटेंशन जो होता है इम्प्रूव होता है, आपका मेमोरी फंक्शनिंग जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, ऑल अबाउट द इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट। मोदी जी गए हुए हैं यूके। तो मोदी जी यूके गए हुए हैं और यहाँ देख सकते हो फ्रंट पेज से लेकर के, है ना, सीधे सीधे एडिटोरियल्स में हर जगह इंडिया यूके डील छाया हुआ है। तो इंडिया यूके डील को हम हिस्टोरिकली एक पूरा डिटेल में कवर करेंगे और इसमें सिर्फ ट्रेड डील नहीं होगा, बाकी पूरा इंडिया यूके रिलेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि देखो, जब भी जनरली हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम इंडिया यूके रिलेशन इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि यूके के बारे में या इंडिया यूके के बारे में आप पीवाईक्यूज देखोगे, चाहे यूपीएससी का एपीएससी का, क्वेश्चंस नहीं है। बट सिंस इस साल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस साल एक हाई चांस बनता है कि इंडिया और यूके के बीच में एक मेंस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो, चाहे वो एपीएससी में आए चाहे वो यूपीएससी में आए। तो इस वजह से ये टॉपिक आप पूरा अच्छे से समझो, ये टॉपिक का नोट्स आप अपने पास रखो और इसको रिवाइज करके जाना जब भी आपको इस साल अगर आप मेंस देने जा रहे हो, एपीएससी का मेंस देने जा रहे हो या यूपीएससी का मेंस देने जा रहे हो। Context: India and the United Kingdom have signed the FTA. FTA मतलब Free Trade Agreement on July 24, 2025 during the visit of Prime Minister Narendra Modi to the UK. The two sides also released a reworked and extended cooperation framework replacing Roadmap 2030 with the India UK Vision 2035. तो एक तरह से इंडिया यूके रोड मैप 2030 पहले से एक बना हुआ था, बट उसको रिप्लेस कर दिया कि 2035 तक इंडिया और यूके के बीच में क्या विजन रहने वाला है। कंटेक्स्ट: एक तरह से इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है फॉर्मली साइन हो गया ड्यूरिंग द इंडिया प्राइम मिनिस्टर्स रिसेंट लंदन विजिट, रिप्रेजेंट्स अ पिवटल मोमेंट इन बायलैटरल रिलेशन। वो रिप्रेजेंट करता है एक पिवटल मोमेंट इंडिया और यूके के बायलैटरल रिलेशन के बीच में। द कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन स्पैनिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एजुकेशन marks a departure from past diplomatic setbacks and colonial era resentment। तो अभी जो होने वाला है, जो हो रहा है, एक तरह से ट्रेड में कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, डिफेंस में भी कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, एजुकेशन में भी। पास्ट में जब हम डिप्लोमेटिक सेटबैक्स इंडिया और यूएस के बीच, यूके के बीच में हो चुके हैं, कॉलोनियल एरा रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट मतलब एक तरह से गुस्सा क्रोध रह चुका है इंडिया यूके के बीच में। अब यूके वही है एक तरह से, जब हम ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे तो एक तरह से हमारा यूके के साथ वो बिटरनेस कहीं ना कहीं दिखता है। बट अभी जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो हम एज ए इक्वल साइन कर रहे हैं। और इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि इंडिया जो है वो ज़्यादा हैवी वेट है कंपेयर टू यूके, तो हमारा एक अपर हैंड है यूके पे, या फिर इक्वल पार्टनरशिप की तरह आप इसको देख सकते हो। तो हम जो भी पुराने टाइम के कॉलोनियल टाइम के रेजेंटमेंट है उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं एज मिडिल पावर्स। ठीक है, ये सी राजा मोहन और बहुत सारे एक्सपर्ट रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिया भी एक मिडिल पावर ही है।
सुपर पावर नहीं है और यूके भी एक मिडिल पावर ही है। दे आर नाउ बेटर पोजिशन टू परस्यू अ मोर मॉडेस्ट प्रैग्मेटिक गोल। अब दोनों एक प्रैग्मेटिक गोल को फॉलो कर सकते हैं। टू एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ईच अदर इन अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली शिफ्ट बाई एन असर्टिव चाइना एंड एन अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका। दोनों एक दूसरे के लिए ये कीवर्ड है, फोर्स मल्टीप्लायर जैसे एक्ट कर सकते हैं। जब दो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं उनका फोर्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे उस वर्ल्ड में जब चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव दिख रहा है, असर्टिव हर जगह अपने आप को असर्ट कर रहा है, और अमेरिका बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल दिख रहा है, ट्रंप साहब कुछ भी कर रहे हैं। बैकग्राउंड ऑफ इंडिया यूके ट्रेड नेगोशिएशन 2022 से होना स्टार्ट हुआ था, अभी रिसेंटली, वैसे तो बहुत पहले भी चल रहा था। प्रेजेंटली गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द यूके फेस एन एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 4.2%। जो भी इंडिया से यूके गुड्स भेजे जाते हैं उस पे यूके में एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगता है, 4.2%। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उसको भी हटा देगा। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज एम्ड एट रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग। ये चीज जरूर याद रखिएगा, एम्ड एट रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग। यहाँ पे बिल्कुल एलिमिनेट करने की बात नहीं हो रही है, रिड्यूस करने की भी बात हो रही है। एम्ड एट रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। ट्रेड बैरियर्स में से ट्रेड बैरियर्स को, टैरिफ्स को रिड्यूस भी किया जा सकता है या कंप्लीटली एलिमिनेट भी किया जा सकता है। दीज एग्रीमेंट्स प्रोवाइड प्रेफरेंशियल एक्सेस टू मार्केट बाय ऑफरिंग टैरिफ कंसेशन एंड लोअरिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो टैरिफ में कंसेशन मिल गया, 4.2 का हो सकता है 2 पे आ जाए, हो सकता है 1 पे आ जाए, हो सकता है 0 पे आ जाए। ठीक है, अभी इस बार क्या नेगोशिएट हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, बट जब भी नेगोशिएट होता है तो कम होता है टैरिफ, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी रह सकता है। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजरल पेपर वर्क्स वगैरह होते होंगे, वो नॉन नॉन टैरिफ बैरियर्स भी क्या होता है, काफी हद तक कम होते हैं जब ऐसा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कितने टाइप का होता है, या अगर मैं बोलूं सीधे सीधे, जो इकोनॉमिक डील होती है दो कंट्रीज के बीच में, इकोनॉमिक डील कितने टाइप का होता है। इकोनॉमिक डील में एक होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया जाता है टैरिफ को ऑन मोस्ट गुड्स के लिए, सारे गुड्स के लिए नहीं, नॉट फॉर ऑल गुड्स जनरली बट फॉर मोस्ट गुड। जो भी ट्रेड हो रहा होता है काफी गुड्स के लिए एलिमिनेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएई सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया यूएई के बीच में हुआ है 2022 में, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स गुड्स पे टैरिफ्स एलिमिनेट कर दिए गए। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट रिड्यूसेस टैरिफ ऑन स्पेसिफिक गुड, एग्जांपल इंडिया थाईलैंड पीटीए। इंडिया थाईलैंड पीटीए भी हुआ है जहां पे टैरिफ्स को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है, यहाँ एलिमिनेट नहीं हो रहा, रादर रिड्यूस हो रहा है। रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बिटवीन मल्टीपल नेशन इन अ रीजन, मल्टीपल नेशन इन रीजन के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है। इंडिया आसियान एफटीए, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड अग्रीमेंट हो रहा है। एक तरह से आप भी इंडिया यूके को भी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट के नाम से जान सकते हो, ठीक है, इंडिया श्रीलंका। सेपा, सेपा के बाद ये हो सकता है सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि जिसमें ट्रेड के अलावा और भी एस्पेक्ट पे बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट पे बात हो रही है ना, इंडिया सिंगापुर सेसा। इनफैक्ट जो ये इंडिया यूएई सेपा साइन हुआ है इसमें भी ट्रेड के अलावा इन्वेस्टमेंट पे बातें की गई हैं। इंडिया यूके का हिस्टोरिकल अगर हम ओवरव्यू करें, कॉलोनियल एरा तो ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, तो दिस एरा वाज मार्क्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर्स ने हम पे एक्सप्लॉयटेशन किया, पॉलिटिकल कंट्रोल रखा, इंडियंस के एस्पिरेशन का सप्रेशन किया। लेकिन एक बार जब इंडिपेंडेंस हो गया इंडिया इन 1950, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, हम रिपब्लिक बन गए, 1947 में आजाद हो गए, बट चोज टू रिमेन विद इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या है, एक तरह से व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका एक तरह से लीडर कौन है, यूके है। तो यूके जहां जहां रूल कर चुका था मोस्टली वो कंट्रीज पे, वो कंट्रीज पूरा पूरा यूके का क्या हुआ करती थी, कॉमन वेल्थ हुआ करती थी। तो एक तरह से इंडिया आजाद तो हो गया, बट उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट रहना उचित समझा कि ट्रेड वगैरह करना होगा तो कॉमनवेल्थ का पार्ट रहने से जो होगा क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। और जो यूके का यूके के अंदर नहीं थी, ब्रिटेन के अंदर नहीं भी कंट्रीज थी, बाद में वो भी कॉमनवेल्थ की मेंबर बन सकती थी। द डिसीजन रिफ्लेक्टेड इंडियाज विलिंगनेस टू मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज। हमारा ये विलिंगनेस था कि हम ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ पूरी तरह से टाई कट करना नहीं चाहते हैं, है ना, हम टाइज को मेंटेन रखना चाहते हैं, हम ब्रिटेन से अभी भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं,
और उसके साथ इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। तो जब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में आता है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में आता है वेल्स, है ना? बहुत सारे लोग यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ़ इंग्लैंड को समझते हैं, बट सिर्फ़ इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, नदर्न आइलैंड आता है। ये चारों मिल के क्या बनते हैं? यूनाइटेड किंगडम बनते हैं। फिर ये नीचे है आयरलैंड, आयरलैंड एक अलग कंट्री है। आयरलैंड के अलावा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा-पूरा मिल के क्या बनता है? यूके बनता है ना? बहुत सारे लोग हम लोग का एक वो होता है कि नहीं, इंग्लैंड ही पूरा यूके है, इंग्लैंड सिर्फ़ एक पार्ट है, यूके ये सारे जो एरियाज़ हैं इंग्लैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिल के बनता है। तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में, है ना? इंडिया, पाकिस्तान सब मेंबर हुआ करते थे, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़, है ना? इनफैक्ट यहाँ पे कनाडा को देखोगे, ऑस्ट्रेलिया देखोगे, कहीं न कहीं सब लोग यूके के डोमिनेशन के अंदर रह चुके थे, तो सब कॉमनवेल्थ का पार्ट थे। इवोल्यूशन ऑफ यूके इंडिया रिलेशन, है ना? स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था, कोल्ड वॉर में हम लोग ज़्यादा बात-वात नहीं करते थे, हम लोग इंडिया नॉन अलाइन्ड फॉरेन पॉलिसी मेंटेन किया हुआ था। यूके किसके साथ था? यूएस के साथ, नाटो के साथ था। यूके अपोज्ड इंडियाज़ वॉर विथ पाकिस्तान एंड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट को भी इनफैक्ट यूके ने क्या किया था? अपोज़ किया था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे फर्स्ट 30 इयर्स एक तरह से आप बोल सकते हो, इंडिया यूके का स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था 1980s तक, 80s तक मतलब 89 तक मान सकते हो। ठीक है, 1990s में क्या हुआ? हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म करते ही हम यूएस और जितनी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके साथ डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट देखने लग गए। Several British companies entered the Indian market. Indian firms expanded to the UK. बहुत सारी ब्रिटिश कंपनी इंडियन मार्केट में इंडियन की, इंडियन फर्म्स एक्सपेंडेड टू द यूके। इंडियन फर्म्स, बहुत सारी इंडियन फर्म्स कहाँ एक्सपेंड कर गई? यूके में। पेज ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 ऑनवर्ड्स क्या हुआ? 2004 ऑनवर्ड्स इंडिया एंड यूके एलिवेटेड देयर रिलेशनशिप टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अब हम इंडिया और यूके एक लॉन्ग टर्म एक गोल देख रहे हैं। इंडिया यूके देख रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के थ्रेट नहीं है, रेगुलर हाई लेवल विजिट हो। हाई लेवल विजिट का मतलब दोनों के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के कंट्रीज हैं, दोनों के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक दूसरे के कंट्रीज हैं, उसको हाई लेवल विजिट बोलते हैं। एंड स्ट्रक्चर्ड डायलॉग है, डायलॉग ऐसा नहीं कि चलो मिल गए बात कर लिया, है ना? पूरा पूरा एकदम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग हो, टाइज क्या हो, डीपेन हो। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूके रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल ओवरव्यू, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी रिलेशन क्या है? अब हम बात करते हैं विजन 2035 की। विजन 2035 स्टेटमेंट कंप्राइजेस सेवरल पिलर्स। विजन 2035 की जब बात करते हैं कि इंडिया और यूके दोनों मिलके, दोनों कंट्रीज कैसे 2035 तक आगे जाएंगे, जॉब्स में ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, सब पे काम करेंगे। ठीक है, इंडिया यूके कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग एंड रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म को भी रिफॉर्म करने की बात हो रही है, खासकर यूनाइटेड नेशन को और उसके सिक्योरिटी काउंसिल को। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ में जिसमें यूके एक तरह से लीडर है, उसको भी थोड़ा और रिफॉर्म किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, सबको एक तरह से रिफॉर्म करने की बात चल रही है। इसी को क्या बोलोगे? रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म बोलोगे। यूके इज परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड सपोर्ट्स इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप टू द बॉडी। यूके ये सपोर्ट भी करता है कि अगर इंडिया को हम P5 का, परमानेंट 5 का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बना देते हैं, तो यूके सपोर्ट करता है। अपोज करने वाले में तो आपको पता है, चाइना अपोज करता है। की एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड द यूके। इंडिया और यूके के पास कन्वर्जेंस कहाँ पे है? कन्वर्जेंस मतलब जहां दोनों कंट्रीज का फायदा हो रहा है। इंडिया यूके एफटीए एम्स टू एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। जो भी इंडियन एक्सपोर्ट है जो यूके में पहुंचेंगे, 99% ऑफ एक्सपोर्ट पे टैरिफ क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूके ग्रीव बाय 12.6% टू रीच $14.5 बिलियन इन 2024-25। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है जो यूके को गया है, वो 12.6% बढ़ा है ना, 2024-25 में $14.55 बिलियन तक पहुंचा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करो, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया लास्ट ईयर। इंडिया और यूके ने क्या लॉन्च किया? टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब इसको एज इट इज आप याद रखोगे, ये जो एरियाज मैं बता रहा हूँ आप याद रखोगे, तो ही आप एग्जाम में डायरेक्टली इसको लिख पाओगे, और लिखोगे इनको तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई। एआई तो डेवलप करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना है, बट वो सेफ होना चाहिए। हॉलीवुड के मूवी जैसा नहीं होना चाहिए कि अनकंट्रोल हो जाए। रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ह्यूमन सेंट्रिक, एआई का फायदा ह्यूमन को मिले। की एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस और क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी।
यूके इंडिया हाइड्रोजन हब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। पीपल टू पीपल एंड डायस्पोरा टाइज, यूके में इंडियन ओरिजिन के 1.6 मिलियन पीपल, 16 लाख लोग रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू हेल्थ केयर, वहाँ का हेल्थ केयर बिजनेस टेक्नोलॉजी में हम काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट यूके के पार्लियामेंट में भी 26 इंडियन ओरिजिन के एमपीज अभी हैं प्रेजेंटली। एजुकेशन एंड रिसर्च, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश ए कैंपस इन इंडिया। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक कैंपस इंडिया में स्टैब्लिश करने का सोचा है। इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम्स प्रमोट्स एकेडमिक मोबिलिटी। इंडिया का यंग प्रोफेशनल स्कीम्स एकेडमिक मोबिलिटी को, मतलब जो भी हायर एजुकेशन वाले लोग हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मूव कर पाए, एकेडमिक मोबिलिटी को प्रमोट करता है। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन। जब इतना कोऑपरेशन होगा, इतना एंगेजमेंट होगा, इतना कोऑपरेशन होगा, इतना कन्वर्जेंस होगा, तो फ्रिक्शन भी होगा, प्रॉब्लम्स भी होगा। प्रॉब्लम्स क्या है? माइग्रेशन एंड वीजा पॉलिसी। पोस्ट ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट मतलब जो यूके भी है वो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करता था। यूरोपियन यूनियन से यूके एग्जिट हो गया 2019 में, उसको ही हम ब्रेक्सिट बोलते हैं। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट। पोस्ट ब्रेक्सिट पॉलिसीज रेस्ट्रिक्ट स्किल्ड माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। स्किल्ड माइग्रेशन बहुत ज्यादा जाए यूके में और काम करे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस है ना। बहुत ज्यादा इंडियन लोग जा नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। इंडिया सिक्स ग्रेटर एक्सेस फॉर प्रोफेशनल्स इन आईटी एंड हेल्थ केयर। जब हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सिर्फ गुड्स से नहीं होगा, सर्विसेज से भी होगा। और सर्विसेज हम कब एक्सपोर्ट कर पाएंगे? जब हमारे आईटी प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो यूके जाएं, वहां पे वेबसाइट बना के, ऐप बना के आ पाए। लीगल एंड एक्स्ट्राडिशन इशूज, इंडिया एक्सेस टू द यूके फॉर शेल्टरिंग इकोनॉमिक अफेंडर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या वहीं छुप के बैठा हुआ है, तो एक्स्ट्राडिशन हम लोग उसको वापस नहीं ला पाते हैं। लैक ऑफ एक्स्ट्राडिशन अंडरमाइंस ट्रस्ट एंड ब्रॉडर कोऑपरेशन। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मतलब क्या है कि यूके में कंपनीज जो है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं स्टील का। स्टील कंपनीज पे लिमिटेशन है कि आप CO2 एक लिमिट से ज्यादा एमिट नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करो जिसमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम से कम एमिट हो। तो उसके लिए ऑब्वियस बात है स्टील कंपनीज को खर्चा करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उनका जो स्टील बनेगा वो कॉस्टली होगा। बट मान लो इंडिया से, चाइना से, जापान से जो स्टील यूके पहुंचे, अगर वो चीपर स्टील होगा, ठीक है, चीपर स्टील होगा तो इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हिट होंगी। तो चीपर स्टील जो आ रहा है वो हो ना हो इस वजह से आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस चीपर स्टील ने बहुत ज्यादा एमिट किया है, भले ही जब वो इंडिया में बन रहा हो या फिर जापान में बन रहा हो या फिर चाइना में बन रहा हो। तो जब ही ये स्टील इंटर करेगा यूके पे, क्योंकि इसने कार्बन बहुत ज्यादा एमिट किया है, वो कार्बन का बॉर्डर पे क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब ये चीपर स्टील पे बहुत टैरिफ लगा देगा यूके, है ना। तो ये स्टील तो बस एक एग्जांपल है, इसको सारे गुड्स के लिए आप देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स खासकर स्टील, एल्युमिनियम, इन सब के लिए ज्यादा अप्लाइड है ये। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन ने भी स्टार्ट किया है, यूके ने भी स्टार्ट किया। इंडिया इसको एज अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर देखता है कि आप प्रोटेक्शन दे रहे हो अपने डोमेस्टिक कंट्री को, इसलिए ये सब मेजर्स लगा रहे हो। इंडियाज कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट लाइक स्टील कुड फेस हाई टैरिफ। हाई टैरिफ इस पे लग सकता है। यूके ने बोला है कि हम 1 जनवरी 2027 से ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाएंगे, जिसमें स्टील आएगा, सीमेंट आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, फर्टिलाइजर आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और भी चीजें आ सकती हैं। द एमिशन कैलकुलेशन विल फॉलो द यूकेज डोमेस्टिक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। यूके का जो डोमेस्टिक एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है उसको फॉलो किया जाएगा। इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया का कंसर्न ये है कि देखो तुम लोगों ने क्लाइमेट चेंज किया है ना। क्लाइमेट चेंज से निपटने की जिम्मेदारी हमारी भी है, कॉमन जिम्मेदारी है, बट डिफरेंशिएटेड है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं। हमें डेवलप होने दो। जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तुम लोग स्टील बनाओ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट करो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है बट है। India's response to CBAM rebalancing mechanism. India has proposed a rebalancing mechanism which would require the UK to compensate Indian industries for losses incurred due to carbon tax. कार्बन टैक्स इंडिया में जो लग रहा है ना, तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो उससे लॉस सह रही हैं, यूके उनको कंपनसेट करे। इंडिया हैज एम्फसाइज्ड दैट इट्स कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम which is based on emission intensity rather than absolute emission. एब्सोल्यूट एमिशन की बात नहीं करो, एमिशन इंटेंसिटी की बात करो। अगर हम ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, बट ज्यादा स्टील पर यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट स्टील, इसको बोलोगे एमिशन इंटेंसिटी। इसकी बात करो, ये डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ज्यादा सही है।
मेजर्स इंडिया कैन अडॉप्ट इनहांस टाइज, हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? वीजा को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, माइग्रेशन पॉलिसीज को कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोलेबरेशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल कोलेबरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में। लेवरेज सॉफ्ट पावर थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर को लेवरेज करना होगा कल्चरल डिप्लोमेसी के थ्रू। इंडियन आर्ट्स को, इंडियन फिल्म्स को, इंडियन क्राफ्ट को प्रमोट करना होगा टू बिल्ड इमोशनल कनेक्ट। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स टू रिड्यूस कॉलोनियल एरा मिसट्रस्ट, कॉलोनियल एरा मिसट्रस्ट को रिड्यूस करने के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ाने पड़ेंगे। इनहैंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। पोजीशन इंडिया एज अ हब फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, है ना, इंडिया को एज अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का हब बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है? जहां पे पूरे वर्ल्ड का कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट हो पाए। ठीक है, कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रेड ग्रोथ, जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ट्रेड ग्रोथ हो, उसको बोलेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, पुणे, बहुत जगह ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर इनेबल किया जा सके, कटिंग एज एक्सपर्टीज एआई में, आईटी में, साइबर सिक्योरिटी में ट्रांसफर किया जा सके। यूके टू इंडिया नॉलेज शेयरिंग बेनिफिट बोथ इकोनॉमीज, अगर यूके इंडिया को नॉलेज शेयर करता है तो दोनों इकोनॉमी को फायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथन होगा, स्किल का डेवलपमेंट होगा, जॉब जनरेट होंगे, स्किल्स इन इंडिया एंड यूके दोनों जगह जॉब जनरेट होंगे। ज्वाइंट रिसर्च यूके कर सकता है, फार्मा में, क्लीन एनर्जी से हाइड्रोजन वगैरह में, हेल्थ केयर वही फार्मा में कर सकता है ना। अभी अगर हम इंडिया यूके एफटीए का हाईलाइट बताएं तो हाईलाइट क्या होने वाला है? मार्केट एक्सेस, 99% ड्यूटी फ्री ट्रेड, ड्यूटी मतलब टैक्स फ्री, 99% जो ट्रेड होगा इंडिया यूके के बीच में वो ड्यूटी फ्री होगा। इंडिया क्या गेन करेगा? 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूके विल नाउ बी ड्यूटी फ्री, बेनिफिटिंग नियरली ऑल ट्रेड वैल्यू, सारे ट्रेड वैल्यू में सीधे सीधे आएगा। प्री एफटीए, एफटीए के पहले ड्यूटी क्या था? प्रोसेस्ड फूड पे अप टू 70%, वेजिटेबल ऑयल वगैरह पे 20%, ट्रांसपोर्ट ऑटो पार्ट्स पे 18%, लेदर फुटवेयर पे 16%, इलेक्ट्रिकल मशीनरी पे 14%, क्लोथिंग पे 12%, वुड पे 10%, केमिकल्स पे 8%, आर्म्स एमुनिशन पे भी 2% का ड्यूटी था। अभी पोस्ट एफटीए ड्यूटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना मजा आएगा। यूके को भी गेन होगा, 90% ऑफ टैरिफ लाइट्स विल बी रिड्यूस, यूके जो इंडिया को भेजता है उसमें भी 90% रिड्यूस होगा। 85% बिकमिंग जीरो विद इन 10 डेज, है ना। 10 ईयर्स में धीरे धीरे, ऐसे ही नहीं कल से जीरो हो जाएगा, धीरे धीरे करके उसको जीरो किया जाएगा। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक मरीन, टेक्सटाइल, केमिकल, बेस मेटल एंड प्रोसेस फूड, टैरिफ ऑन प्रोसेस फूड ड्रॉप फ्रॉम 70% टू जीरो। तो अगर आप प्रोसेस्ड फूड की कंपनी चलाते हो, ठीक है, अगर आप उसको यूके में बेचना चाहते हो तो आपके लिए फायदा है। टी, कॉफी, स्पाइस, रबर, प्लास्टिक, गेन फ्री एक्सेस, इनको फ्री एक्सेस मिलेगा। ठीक बात है। एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, पल्सेस को, क्योंकि प्रोसेस फूड जो नियरली 70% टैरिफ लगता था वो जीरो हो गया। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डेयरी का, ओट्स का, एप्पल का, एडिबल ऑयल्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना। श्रिम्प पे, टूना पे, इन पे जीरो, एक तरह से क्या लग गया? ड्यूटी लग गया। इंडिया हैज ओनली 2.25 शेयर इन यूके मरीन इंपोर्ट, यूके जितना इंपोर्ट करता है उसका सिर्फ 2.25 शेयर इंडिया के पास है, वो काफी हम बढ़ा पाएंगे। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट सर्ज एक्सपेक्टेड, इंजीनियरिंग गुड्स में एक्सपोर्ट का सर्ज होगा। करंट स्टेटस, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? 4.28 बिलियन। यूके कितना करता है पूरे वर्ल्ड से? सिर्फ 193। देखो हमारे से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45 टाइम्स ज्यादा जो है एक्सपोर्ट यूके करता है, तो बहुत रूम है हमारे पास फैलने का, और ज्यादा सामान हम चिपका सकते हैं यूके को। टैरिफ कट अप टू 18% ड्यूटी कट कर गई है। प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में डबल टू 7.5 बिलियन, है ना, वो डबल हो जाएगा 2030 तक ही। और क्या होगा? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस टैरिफ एलिमिनेट होंगी, मार्केट का पोटेंशियल भी दोनों में ज्यादा है। केमिकल एंड प्लास्टिक, देखो हर सेक्टर के बारे में बात हो रही है, हर सेक्टर के बारे में बात हो रही है। ये सारा डेटा एंड डिटेल आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब सर्विसेज की बात करते हैं। 75,000 इंडियन एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूके सोशल सिक्योरिटी फॉर 3 ईयर्स, 75,000 इंडियंस एग्जेम्प्टेड हैं यूके का सोशल सिक्योरिटी से 3 ईयर्स से। प्रोफेशनल एक्सेस मिलेगा, इंडियन प्रोफेशनल कैन वर्क इन 35 यूके सेक्टर, इंडियन प्रोफेशनल 35 यूके सेक्टर में वर्क कर सकते हैं 2 ईयर्स के लिए। कल्चरल एक्सचेंज होगा, 1800 शेफ्स, योगा ट्रेनर्स एंड आर्टिस्ट टू बी वेलकम्ड एनुअली, इनको एनुअली क्या किया जाएगा? वेलकम किया जाएगा। यूके मार्केट ओपन्स अप फॉर इंडिया जेम्स एंड रबर,
यूके का मार्केट ओपन किया गया है इंडिया के जेम के लिए और रबर के लिए। सूरत डायमंड गेट 0% टैरिफ बूस्टिंग ग्लोबल हब, है ना। सूरत का जो डायमंड जो एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर 0% टैरिफ लगेगा। जयपुर जेम स्टोन ज्वेलरी पे सीज हायर यूके डिमांड, इस पे भी यूके में डिमांड बढ़ेगा। केरला का रबर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। त्रिपुरा का जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। भागलपुर का सिल्क बिहार से बनेगा, यूके में बिकेगा, है ना। बालूचरी साड़ीज, बंधनी, सूरत का टेक्सटाइल, ये सारा चीज जो आप देख रहे हो इनका एक्सपोर्ट जो होगा यूके में बढ़ जाएगा। डॉल्स, टॉयज, है ना, ये सारा चीज पूरा पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक बात है, ये सारा डेटा आप समझ सकते हो, ये सब ट्रेड के बारे में ही बात हो रही है। स्ट्रेटेजिक टाइमिंग एंड जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट, जब ब्रेक्सिट हो गया मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया, कहां से एग्जिट हो गया, यूरोपियन यूनियन से। यूके हैज एक्टिवली सॉट न्यू ट्रेड पार्टनर्स, अब यूके जो था पूरा पूरा यूरोप के अंदर घुसा हुआ था, यूरोपियन यूनियन में था, बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में था, सारे पूरे यूरोप में ट्रेड कर पाता था। उससे निकलने के बाद यूरोपियन यूनियन अलग हो गया, यूके अलग हो गया, है ना। अब यूके को ट्रेड पार्टनर चाहिए। यूके का इकोनॉमी खराब होने लगा तो जापान के साथ, सिंगापुर के साथ, वियतनाम के साथ धीरे धीरे, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैटनिक पार्टनरशिप साइन किया उसने। ठीक है, तो ये भी एक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीपीटीपीपी। द एफटीए विथ इंडिया इज द यूके मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेड डील, यूके के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया के पास राइजिंग मिडिल क्लास है। इंडियाज ट्रेड स्ट्रेटजी इन लाइन विद द गोल ऑफ बिकमिंग अ विकसित भारत, इंडिया इज इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटिंग विद ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। द एफटीए इज इंडियाज फर्स्ट मेजर एफटीए आउटसाइड एशिया, एशिया के बाहर हमारा पहला मेजर एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो हम एक सिग्नल कर रहे हैं शिफ्ट को डीपर ग्लोबल एंगेजमेंट की तरफ, डीपर ग्लोबल एंगेजमेंट हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, इंडिया का सेक्टर बार बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, फुटवेयर, टेक्सटाइल, सी फूड, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग मार्केट, सबके लिए फायदा होने वाला है। ब्रिटिशर्स के लिए भी फायदा होने वाला है। ब्रिटिशर्स अपना सेल ऑफ विस्की बढ़ा पाएंगे, जो लोग विस्की पीते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, विस्की का प्राइस जो है इंडिया में घट जाएगा। कार्स एंड अदर ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया प्राइस घट जाएगा, हेल्पिंग डाइवर्सिफाई एंड ब्रॉडन द ट्रेड पोर्टफोलियो, ट्रेड पोर्टफोलियो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया यूके ट्रेड डील क्या होगा, बायलेटरल ट्रेड बढ़ेगा। यूके एक्सपोर्ट टू इंडिया आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय नियरली 60%, है ना। 2040 तक 15.7 यूरो बिलियन हो जाएगा। ठीक है, यूरो नहीं पाउंड। ओवरऑल बायलेटरल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू सर्च बाय 39% एनुअली कंपेयर टू द ट्रेड लेवल्स इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट। अगर जब ट्रेड लेवल था उसके ट्रेड लेवल जो था, है ना, जिस हिसाब से था एफटीए के पहले, तो एफटीए के बाद 39% बायलेटरल ट्रेड सर्च करेगा। सर्च मतलब बढ़ेगा। ठीक है, सर्विस एंड मोबिलिटी प्रोविजन, एफटीए इंक्लूड चैप्टर्स ऑन सर्विस, इनोवेशन, सब पे बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन अग्रीमेंट हुआ है, विल प्रिवेंट इंडियन वर्कर्स इन द यूके फ्रॉम पेइंग इन बोथ इंडिया एंड ब्रिटिश सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, दोनों जगह वो पैसा पे करेंगे तो ऐसा ऐसा होने की जरूरत नहीं होगी, डबल कंट्रीब्यूशन उनको नहीं देना होगा। कंक्लूजन की बात करेंगे, इंडिया यूके एफटीए मार्क्स अ पिवटल शिफ्ट इन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड पोस्चर। It not only strengthens bilateral relation but also signals India's readiness to engage in complex, high-standard economic agreements aligned with its broader goal of export growth, service integration, and global competitiveness. इंडिया के एस्पिरेशन को दिखाता है। सेकंड टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। खेलो भारत, भारत को खेलना देना है, तो भारत को खेलने देना है। भारत में एथलीट का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम भारत में एथलीट का डेवलपमेंट होगा तो हम मेडल लेके आ पाएंगे, हम मेडल का पार्टिसिपेशन अपना बढ़ा पाएंगे। हाउएवर सक्सेस रिमेन इनकंसिस्टेंट ड्यू टू गैप इन सपोर्ट सिस्टम। हमारे जो इंडियन एथलीट का सक्सेस है वो इनकंसिस्टेंट है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सोसाइटी प्रोवाइड करती है, वो उसमें बहुत सारे गैप है ना। एथलीट्स को केयर नहीं मिलता, साइंटिफिक इंटीग्रेशन नहीं है। 2000 से 2012 तक और 16 से 24 तक इंडिया का ओलंपिक्स में राइज हुआ है। एक तरह से हम पैरा ओलंपिक की बात भी करें, पैरा ओलंपिक में 2012 में हमारे पास एक मेडल हुआ करता था, 2024 में हमारे पास पैरा ओलंपिक्स में 29 मेडल है। लगातार पैरा ओलंपिक्स में हमने मेडल्स काफी ज्यादा बढ़ाए हैं। ठीक है, 2025 की पॉलिसी क्या बोलती है, परफॉर्मेंस मस्ट बी सपोर्टेड नॉट जस्ट एक्सपेक्टेड। अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, खाली एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इंडियंस परफॉर्म करें।
2025 policy integrates science, technology and medicine as foundation to sports development. 2025 में जो खेलो भारत नीति बन रही है वो साइंस को, टेक्नोलॉजी को, मेडिसिन को फाउंडेशन बता रही है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का। देखो ये 5 की पिलर्स में बेस्ड है खेलो भारत नीति। ये पांचों आप याद रख सकते हो मेंस में लिखने के लिए। नेशनल एक्सेलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज पे हमें एक्सेलेंस बढ़ाना है। स्पोर्ट्स एज ए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, कितना आईपीएल से पैसा आता है, कबड्डी से पैसा आता है, तो आईपीएल से जैसे पैसा आता है अलग अलग स्पोर्ट्स से भी पैसा आएगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। स्पोर्ट्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म होगी। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा एवेन्यू होता है जहाँ पे कास्टिज्म और हर तरह का डिफरेंसेस खत्म किया जाता है ना। विराट कोहली से कन्नड़ विराट कोहली बोलते हैं क्या, नहीं, बट बेंगलुरु में कितनी इज्जत है। तो एक स्पोर्ट्स जो है पूरे देश को यूनिफाई करने का काम करते हैं। स्पोर्ट्स एज अ मास मूवमेंट की तरह लोग स्पोर्ट्स को देखेंगे, ड्रग्स और बाकी चीजें छूटेंगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको इंटीग्रेट करके भी रखना है। स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, गवर्नेंस, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 एम्स टू एस्टैब्लिश अ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक लीगल फ्रेमवर्क भी होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इंश्योर किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा, मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनोवेटिव फंडिंग इनिशिएटिव। फंडिंग इनिशिएटिव क्या होंगे? इनोवेटिव। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, सेट अप अ नेशनल फ्रेमवर्क विथ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड टाइम बाउंड टारगेट फॉर रेगुलर प्रोग्रेस ट्रैकिंग। रेगुलर प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी करना होगा। स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन इंटीग्रेशन, इंजरी के ऊपर सर्विलेंस रखना होगा, अर्ली इंटरवेंशन करना होगा, एथलीट का लॉन्जिविटी इंश्योर करना होगा, एथलीट बहुत लंबे समय तक खेल पाए, है ना, 10 साल, 20 साल, 25 साल, वो इंश्योर करना बहुत जरूरी होगा। तो जो भी इंजरीज हो रही हैं एथलीट को, उसको सर्विलेंस पे रखना होगा। थोड़ा बहुत भी इंजरी हो रहा है उनको केयर कराना होगा, अर्ली इंटरवीन कराना होगा। बायोमैकेनिक्स एंड एनालिटिक्स टू रिफाइन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को और ज्यादा रिफाइन करना होगा। मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव कंडीशनिंग को इम्प्रूव करना होगा। साइंस ड्रिवन एक्सेलेंस, एथलीट वेलबींग, डेटा बैक ट्रैक पावर्ड, मॉडर्न ट्रेनिंग, है ना, ये सारा आप यहाँ से देख के समझ सकते हो। ठीक है, यूज ऑफ एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म, रियल टाइम डैशबोर्ड एंड डिजिटल टूल फॉर ट्रैकिंग परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। परफॉर्मेंस एंड रिकवरी को ट्रैक करना है, इंजरी को प्रिडिक्ट करना है एंड फैसिलिटेटिंग अर्ली इंटरवेंशन। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है। इनोवेशन एंड रिसर्च इकोसिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर्ट इनोवेशन टास्क फोर्स। एक स्पोर्ट्स इनोवेशन टास्क फोर्स बनाना जरूरी है। रिसर्च ग्रांट्स फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी। रिसर्च एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ये ग्रांट करता है कि इंडिया स्पेसिफिक इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए। इंटरडिसिप्लिन मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, है ना। दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेल्फ रिलायंट पाइपलाइन फॉर आइडियाज एंड टूल्स फॉर एथलीट। एथलीट के डेवलपमेंट के लिए क्या होंगे? एक टूल का काम करेंगे। अगर हम एथिक्स के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें, एथिक्स के पर्सपेक्टिव तो स्पोर्ट्स क्या करता है? जस्टिस दिलाता है, इंक्लूजन दिलाता है, इक्वालिटी दिलाता है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 सोशल जस्टिस प्रमोट करता है। पार्टिसिपेशन, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, मार्जिनलाइज ग्रुप, सबको इंक्लूड करने की बात करता है। इंडिजिनस गेम्स इंक्लूड करने की बात करता है। कल्चर, रेस्पेक्ट, कम्युनिटी आइडेंटिटी, ये सब रिवाइव करने की बात करता है। स्ट्रेंथन प्रोबिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, स्पोर्ट्स में एथिकल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोबिटी को बढ़ावा देता है। प्रोबिटी मतलब होता है प्रोसीजर, प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से फॉलो हो, उसको हम प्रोबिटी बोलते हैं, प्रोब हो पाए। Establishing legal framework and regulatory oversight reflects ethical governance, reinforcing trust in public institution. Public institution में trust का होना जरूरी है। Civic responsibility को foster करना, foster मतलब बढ़ावा देना, civic मतलब लोगों की responsibility, civic sense, public participation, so service orientation. Inspired by Gandhian ideals, it motivates individual to adopt self-regulation, mass fitness and volunteerism. ये motivate करते हैं individuals को सेल्फ रेगुलेशन अडॉप्ट किया जाए, मास फिटनेस अडॉप्ट किया जाए, वॉलंटरिज्म को अडॉप्ट किया जाए। ह्यूमन वैल्यूज थ्रू स्पोर्ट्स एजुकेशन इंटीग्रेशन, ह्यूमन वैल्यूज फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन, है ना, स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन आता है, टीम वर्क आता है, परसिवरेंस आता है, आप लगातार खेलते रहते हो टेस्ट मैच जीतने के लिए, रिस्पेक्ट आता है ना, रूटेड इन वर्च्यू एथिक्स। दिस अप्रोच डेवलप मोरल कैरेक्टर एंड एनहांसेस इमोशनल इंटेलिजेंस। यूथ के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी आता है, कैसे बाकी टीममेट से काम करना है, काम निकलवाना है। तो अभी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल क्या बोल रहा है? एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन होंगे, है ना, एक वॉचडॉग की तरह काम करेगा।
एथिकल फंक्शनिंग कराएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन देगा स्पोर्ट्स फेडरेशन को। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल मतलब एक जुडिशियल बॉडी भी बनेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे इस जुडिशियल बॉडी ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट जज जो होगा ये ट्रिब्यूनल को हेड करेगा। अपील फ्रॉम नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल डिसीजन विल लाई ओनली विद द सुप्रीम कोर्ट। अगर नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट दिया और जजमेंट पसंद नहीं आया तो वो जजमेंट को लेकर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और कहीं जा नहीं सकते हो। बीसीसीआई, बीसीसीआई जो क्रिकेट कराती है, बीसीसीआई को भी इसके अंदर डालना होगा। बीसीसीआई अभी तक सिर्फ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक तरह से, है ना, नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है ना, एक एनजीओ की तरह, सोसाइटी की तरह काम करती है। वंस द बिल बिकम्स लॉ, बीसीसीआई विल नीड रिकॉग्निशन फ्रॉम द प्रपोज्ड नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। बीसीसीआई को भी रिकॉग्निशन चाहिए होगा, जो भी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा वहां से। बीसीसीआई के डिस्प्यूट भी नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे। बीसीसीआई को भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा और सारा सारा इंफॉर्मेशन पास ऑन करना पड़ेगा पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी के लिए। चैलेंजेस इन इंडिया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, क्या क्या चैलेंजेस है? गवर्नेंस फेलियर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, क्रिकेट का डोमिनेंस है, 87% स्पोर्ट मार्केट में क्रिकेट का डोमिनेंस है इंडिया में, है ना। ओलंपिक पार्टिसिपेशन बहुत कम है, 117 एथलीट इन 2024। यूएस के एथलीट देखो 594, फ्रांस, पॉपुलेशन तो फ्रांस का यूपी से भी कम है, 572। टैलेंट स्काउटिंग ग्रुप्स गैप्स हैं कि आप ग्रास रूट से जाके हम टैलेंट को स्काउट नहीं कर पाते हैं। जेंडर डिस्पेरिटी है, गर्ल्स का ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है सेफ्टी इश्यूज को लेके। एकेडमिक प्रेशर, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, तो एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाने पढ़ाने को लेके प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? ग्रास रूट से टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ग्रास रूट से खेलो इंडिया, फिट इंडिया कैंपेन के तहत। स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, उनको इंप्रूव करना, खेलो भारत, है ना। ठीक है, यंग टैलेंट को ढूंढ के निकालना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। ठीक बात है। यूनेस्को स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वालिटी गेम प्लान कॉल्स फॉर एलिमिनेटिंग वायलेंस इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से वायलेंस खत्म होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट दिन दिया था, हाउ डू कल्चरल नॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशन इन एशियन सोसाइटीज कंस्ट्रेन द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ रिमोट वर्क। रिमोट वर्क मतलब वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का जो एडॉप्शन है वो एशियन सोसाइटी में कैसे कंस्ट्रेन हो रहा है? बिकॉज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, एक तरह से रिमोट वर्क और टेली कम्यूटिंग हैज इमर्ज्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क मॉडल especially after the COVID-19 pandemic. However, its adoption in many Asian societies remain limited despite global trend. तो ये सब आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन के बाद आपने सीधे सीधे हेडिंग लगा दिया, कल्चरल नॉर्म्स हिंडरिंग रिमोट वर्क। यहाँ पे पूछा है ना कल्चरल वर्क्स, ठीक है, रिमोट वर्क कैसे हैंडल हो रहा है, तो आपने बता दिया प्रेजेंटिज्म एंड लॉयलिटी परसेप्शन। इंडिया में, एशियन कंट्रीज में है, ऑफिस जा रहे हो तो ज्यादा लॉयल हो, प्रेजेंट हो तो ज्यादा लॉयल हो, है ना। जापान में भी है, सिर्फ इंडिया में नहीं। हायरार्किकल वर्क कल्चर है, ऊपर से नीचे तक, है ना, मैनेजर आपको छुट्टी नहीं देता है। ठीक है, ये सब आप एग्जाम में लिख सकते हो। सोशल इंटरेक्शन एंड कन्फर्मिटी, आप सोशल इंटरेक्शन करना चाहते हो, सोशल बॉन्डिंग करना चाहते हो, वैलिडेशन लेना चाहते हो, ठीक है, कन्फर्मिटी रखना चाहते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन क्या है? घर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एसी नहीं है, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है। ठीक है, मुंबई में देखो 1 BHK रूम में सारा घर लोग रहता है, 4 लोग 5 लोग रहता है। डिजिटल कनेक्टिविटी अनइवन है। अर्गोनॉमिक्स एंड हेल्थ कंसर्न, रिमोट सेटअप ऑफन लैक अर्गोनॉमिक फर्नीचर, ऐसे फर्नीचर जो आपको बैक को सपोर्ट करे, पीठ को सपोर्ट करे, ठीक है, आपको लॉन्ग टाइम तक काम करने पे रखें। 10,000 12,000 के चेयर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, 1,000 2,000 के चेयर में काम करना पड़ता है, तो बैक पेन, आई स्ट्रेन, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क, ये सब बढ़ जाता है। व्हाट इज द मॉडल आंसर? प्रमोट हाइब्रिड वर्क मॉडल। हाइब्रिड वर्क मॉडल को प्रमोट करना है जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी को और साथ साथ कल्चरल एक्सपेक्टेशन को एक तरह से बैलेंस किया जा सके कि कभी कभी ऑफिस आओ, कभी कभी नहीं आओ। क्रिएट इंक्लूसिव रिमोट वर्क पॉलिसीज, रिमोट वर्क पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, सोशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, मेंटल वेलबींग एंड जेंडर इक्विटी लेके आना पड़ेगा। ठीक बात है, तो ऐसे करके वे फॉरवर्ड के बाद आप बेसिक कंक्लूजन लिख सकते थे। अब आपके लिए है 2 क्वेश्चंस, एक इंडिया यूके के ऊपर जो आप सीधे सीधे आज पढ़ाया टॉपिक उस पर आपको आंसर लिखना है, और दूसरा स्पोर्ट्स के ऊपर जो स्पोर्ट्स हमने पढ़ाया, ये आपको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से लिखना है, ये आपको आईआर के पर्सपेक्टिव से।
ठीक है, एथिक्स की जगह इसमें गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है, बट अभी आप फिलहाल इसको एथिक्स के पर्सपेक्टिव से लिखिए और इसको आप इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से लिखिए। दोनों क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिए। कल जब आप वापस आओगे, डीसीए देखोगे, तो आपको दोनों क्वेश्चंस के मॉडल आंसर साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।